हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट वाला चैप्टर। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारा डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। क्या क्या है? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, क्योंकि अटॉर्नी होते हैं इंडिया के। तो इन सारे डिस्कस करेंगे। क्यों इतना जल्दी इसमें कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई हमने प्रेसिडेंट डिस्कस कर लिया, काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट गवर्नर से रिलेटेड है। तो गवर्नर के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। आराम से हो जाएगा हमारा क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट देखो। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में बात करते हैं। गवर्नर होते कौन है? तो गवर्नर के बारे में दो चीज़ याद रखिए। जैसे आपको पता है यूनियन के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। यूनियन के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। उसी तरह गवर्नर होते हैं स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड। क्लियर? जिस तरह प्रेसिडेंट का पोजीशन बहुत सेरेमोनियल है, बस नाम मात्र का है, सेम इतना मतलब समझ लो प्रेसिडेंट से थोड़ा ज़्यादा पावर है स्टेट से रिलेटेड। क्लियर? लेकिन उतना भी ज़्यादा पावर नहीं है, कुछ कुछ रिलेटेड में। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट का जिस हिसाब से, ध्यान देना, प्रेसिडेंट अधिकतर में प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। लेकिन गवर्नर किसी किसी चीज़ में अपना डिस्क्रिशन भी लगा सकता है। क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट समझे तो गवर्नर का सबसे पहले कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो गवर्नर क्या होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर? साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेस। और सेकंड क्या है, यानी प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर का ऑफिस ऐसा बोला गया कि 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? कुछ चीज़ें बताई गई है कि एज 35 होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं बैठे होने चाहिए। क्लियर? ये सब बेसिक क्वालिफिकेशन है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हम ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा देखते हैं कि पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के। एजेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को सब कुछ शेयर करते हैं स्टेट के बारे में। क्लियर? आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एज पर आर्टिकल 155। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर? अब देखो क्या, इफ अ मेंबर, अब सिंपल लिखा हुआ है कि अगर कोई लेजिस्लेचर का मेंबर गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो ऑब्वियसली उनका पुराना सीट सीज हो जाएगा। प्रेसिडेंट में भी हमने देखा था। गवर्नर का जो नॉर्मल टर्म है 5 साल है, लेकिन उनको पहले भी हटा दिया जा सकता है। कैसे? अगर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर दे तो आर्टिकल 156(1) के तहत। क्लियर? सेकंड है, अगर वो रेजिग्नेशन दे तो आप बोलोगे भैया रेजिग्नेशन किनको देंगे, रिजाइन किसको करेंगे? क्योंकि हमने देखा था प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को कर दे रहे थे, लेकिन इनके पास तो कोई है ही नहीं, वाइस गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कुछ ऐसा नाम है ही नहीं। तो भाई ये सीधा सीधा करते हैं प्रेसिडेंट को। क्लियर? और एक और चीज़, तो आप बोलो क्या एक बार अगर कोई गवर्नर बन गया तो दोबारा बन सकता है? हाँ, आराम से, कोई बार नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अपॉइंट ही क्यों किया जाता है। आप इनका इलेक्शन करवा लो। क्लियर? तो इलेक्शन करवा लो, दे देंगे। बिकॉज इट वुड सेव द कंट्री फ्रॉम द एविल कंसिक्वेंस स्टिल अनदर इलेक्शन रन पर्सनल इशू। क्लियर? इनका इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मतलब अगर इनका इलेक्शन करवा दें तो आपको नहीं लगता है काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे? क्योंकि इनको भी तो लगेगा कि यार हम भी तो इलेक्ट होके आए हैं, तो इनमें और सीएम में बार बार टसल चलेगी। क्लियर? यही है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और इस सेकेंड रेट मैन ऑफ द पार्टी मे गेट इलेक्टेड एज ए गवर्नर। क्लियर? और थ्रू द अपॉइंटेड गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, और मेथड ऑफ इनकरेज और सेपरेटिस्ट हो सकती है। ये सब बातें छोड़ो, इनको सिपे क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे।
क्लियर। अब देखो गवर्नर के पास पावर क्या क्या है। जिस तरह प्रेसिडेंट के पास पावर था उसी तरह गवर्नर के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। जिस तरह प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सेम ये भी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। क्लियर। एग्जीक्यूटिव हेड होते तो बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंट करते हैं। लेकिन अधिकतर ध्यान देना एक चीज़, भले ही स्टेट पीसीएस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब इनको रिमूवल के समय आएगा, ऐसा नहीं कि रिमूव भी यही कर देंगे, नहीं, रिमूव ये नहीं करेंगे। क्लियर। द मिनिस्टर एज वेल एज एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजेंट। सिंपल बात है, मिनिस्टर और इवन एडवोकेट जनरल जिस तरह, ध्यान देना, जिस तरह मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल किसके प्लेजर पे काम कर रहे थे, प्रेसिडेंट के, सेम ये भी प्लेजर ऑफ के काम करेंगे, किसके, गवर्नर के। यहाँ सिंपल लिखा है, the state cabinet room only the president on the report of supreme court some season happening in the certain disqualification। ये सिंपल बात लिखा हुआ है कि भाई देखो यहाँ पे, but the members of state public service commission कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि भाई आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नर के हाथ में पावर नहीं होता कि हटा दे, हटाता कौन है, प्रेसिडेंट आते हैं। तो रिपोर्ट कैसे, सुप्रीम कोर्ट जब तक रिपोर्ट नहीं देगी तब तक ये हटा नहीं पाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या गवर्नर के पास पावर होता है जजेज वगैरह को अपॉइंट करने का। देखो जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करने का ताकत किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। क्लियर। यहाँ लिखा हुआ है द गवर्नर हैज नो पावर टू अपॉइंट जजेज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट बट इंटाइटल टू बी कंसल्टेड। हाँ, प्रेसिडेंट का मन होगा तो कंसल्ट कर लेंगे, ये आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह प्रेसिडेंट उसी तरह गवर्नर भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन सकते हैं। लेकिन आपको पता है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये हट गया है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। अब देखो टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर कैन नॉमिनेट। ध्यान देना, जिस तरह प्रेसिडेंट क्या करते थे, राज्यसभा में 12 मेंबर चुनते थे, सेम गवर्नर चुनेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। हमें पता है किस मदद से, किस पे, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस की मदद पे। क्लियर। और एक और चीज़, कोऑपरेटिव मूवमेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखा ना कोऑपरेटिव मूवमेंट, लेकिन इंक्लूड नहीं है राज्यसभा वाले केस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड है। चलो अब नेक्स्ट है, हमने एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या देखा। एग्जीक्यूटिव पावर में देखा कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, इवन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अपॉइंट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर। अपॉइंटमेंट वाला बहुत सारा काम है, लेकिन रिमूवल वाला काम इनसे छीन लिया गया है काफ़ी ज़्यादा। उस नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। क्लियर। लेजिस्लेटिव पावर सिंपल, जिस तरह प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर था, सेम यही है कि स्टेट ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। जिस तरह पार्लियामेंट के पार्ट थे प्रेसिडेंट, उसी तरह गवर्नर किसके पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर के। क्लियर। ये एड्रेस कर सकते थे, मैसेज सेंड करते हैं, समन कर सकते थे, प्रोरोग्यू कर सकते, इवन डिजॉल्व भी कर सकते थे असेंबली को। जिस तरह प्रेसिडेंट, पूरी तरह प्रेसिडेंट, एक भी चेंज नहीं है। क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 200 के अंदर लिखा है कि अगर गवर्नर को लगता है ना कि कोई बिल को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रखे तो रख सकता है। सिंपल, कोई बिल अगर राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता था, सिंपल प्रेसिडेंट के पास जाता था, प्रेसिडेंट का मन होता था एसेंट, विथहोल्ड, रिजेक्ट, रिटर्न, ये सब कर सकता था ना। क्लियर। विथहोल्ड, रिजेक्ट, रिटर्न। क्लियर। सेम इसी तरह गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा होता है, गवर्नर के पास बाकी सारा होता है, एक एक्स्ट्रा होता है कि प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास। अगर मान लो कोई ऐसा कानून स्टेट बनाना चाहता है जिसमें सेंट्रल कानून का उल्लंघन हो, मान लो कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है
स्टेट जिसे सेंट्रल कानून का उल्लंघन हो, तो प्रेसिडेंट से क्यों नहीं रिकंसिडर करवाएंगे? तो प्रेसिडेंट से रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते। जैसे प्रेसिडेंट से रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे ना, गवर्नर बीच से आउट, अब प्रेसिडेंट डायरेक्ट बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे भैया जिस तरह प्रेसिडेंट दोबारा भेजते थे राज्यसभा लोकसभा को रिकंसिडरेशन के लिए, और एक कुछ बिना बदलाव किए दोबारा भेज देते तो प्रेसिडेंट को आराम से साइन करना पड़ता था, तो क्या यहाँ पे भी संभव है? नहीं, प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। भले ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, अब 1000 बार इनके पास भेज सकते हैं, जरूरी नहीं प्रेसिडेंट साइन कर दे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जुडिशियल पावर भी है, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट, रेमिशन, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो अब बोलोगे भैया फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर में क्या बदलाव है? कुछ चेंजेस नहीं है भाई। देखो मैं चेंज बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। गवर्नर सब कुछ कर सकते हैं, पूरी तरह ध्यान देना, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे, पूरी तरह एकदम माफ़ कर देते थे, एकदम एग्जीक्यूशन, किसी को फांसी लगने वाली है उसको भी एकदम पूरे पार्डन कर सकते थे। लेकिन 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 गवर्नर के पास ही पावर नहीं है। क्लियर, और ध्यान देना, और क्या गवर्नर के पास नहीं, कोई यूनियन लॉ के कारण, यूनियन कानून के कारण किसी को अगर फांसी वगैरह हुई है, कुछ भी हुई है, तो उस पर गवर्नर इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई मिलिट्री कोर्ट या मार्शियल कोर्ट कुछ किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो उसमें भी गवर्नर नहीं कुछ कर सकता। तो गवर्नर 3 चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, एकदम फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए, यूनियन वाले केस के लिए और मार्शियल कोर्ट वाले डिसीजन के लिए इसमें नहीं आ सकता। क्लियर। इमरजेंसी, गवर्नर के पास कोई इमरजेंसी पावर नहीं है, और गवर्नर हैज नो, मतलब सॉरी, नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई पावर नहीं, स्टेट इमरजेंसी के लिए तो बहुत सारा पावर है। एक्सटर्नल एग्रीगेशन, आर्म रिवेलियन वाला जो होता है ना नेशनल इमरजेंसी, जो कि 352 आर्टिकल में लिखा नहीं है इसके पास, 356 आर्टिकल में है कि ये क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को और बोलेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करे, आप यहाँ पे कुछ कीजिए, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए। क्लियर, तो प्रेसिडेंट रूल लगाएगा तो एक्चुअली रूल कौन कर रहा है? गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट के एजेंट है ना भाई। क्लियर। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस तरह हमने सेंटर में देखा था, ध्यान देना, क्योंकि इतने मैं इतना जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हम कर चुके हैं सेंटर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस तरह सेंटर में था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह यहाँ पे भी है। इसके हेड कौन होंगे? वहाँ पे हेड थे पीएम, यहाँ पे हेड है सीएम। पीएम का अपॉइंटमेंट कौन करते थे? प्रेसिडेंट। तो इनका कौन करेंगे? गवर्नर। तो गवर्नर जो होंगे वो बाकी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन एडवाइस किससे लेंगे? सीएम से लेंगे। ये भी तो हमने भी देखा था। क्लियर। कोई पर्सन अगर अपॉइंट होता है जो मिनिस्टर, और अगर वो किसी पार्टी का, सॉरी किसी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो 6 मंथ तक वो मिनिस्टर रहता है। 6 मंथ के अंदर उसको हाउस में जिस स्टेट के पास 2 हाउस है उसमें से किसी का मेंबर बन सकता है। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्लियर। और बट इंडिविजुअली किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गवर्नर मिनिस्टर को जो बोलता है वो करता रहता है। क्लियर। गवर्नर और मिनिस्टर के बीच सिमिलर रिलेशन है जिस तरह प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के बीच है। क्लियर। अब गवर्नर का कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है सबसे पहले। क्लियर। ये पावर है कुछ डिस्क्रिशनरी, मतलब ये इसमें इनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा, इनका अपना जो मर्जी होगा वही करेंगे। ध्यान देना, द गवर्नर ऑफ आसाम कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेएबल बाय द स्टेट ऑफ आसाम टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्रिंग फ्रॉम द लाइसेंस फ्रॉम इंडियन। ध्यान देना, गवर्नर ऑफ आसाम डिटरमाइन कर सकते हैं कितना रुपया गवर्नमेंट स्टेट ऑफ आसाम किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देगी। जैसे कि आपको पता है आसाम में बहुत छोटे छोटे काउंसिल बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देगी। सेम इसी तरह where the governor is appointed administrator in the adjoining union territory, he can function as a administrator independently of his council of minister. ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है where a governor is appointed administrator of the adjoining, सिंपल है,
यूपी के गवर्नर है वो, और वो दिल्ली, इवन दिल्ली के भी, यूटी दिल्ली के भी गवर्नर हो गए हैं, दोनों जगह के गवर्नर। तो यहाँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो एडवाइस ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेंगे, ये ध्यान रखें, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात शैल द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग स्टैंड, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है इन दोनों का स्पेशल स्टेटस में मिलता है, ये दोनों एरिया विदर्भा और सौराष्ट्र स्पेशल में, जो 371 आर्टिकल लिखा ना उसके अंदर नहीं है, उसमें है। क्लियर। यहाँ पे वही नागालैंड को भी सेम पावर मिला है, मणिपुर, ये सब स्पेशल, जिस जो जो स्टेट है ना स्पेशल मिला है, मणिपुर, सिक्किम, यही लिखा हुआ है। द गवर्नर ऑफ नागालैंड है सिमिलर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ पे, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में। मणिपुर के गवर्नर को स्पेशल स्टेटस मिला है। क्लियर, कि कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और हिल एरिया वाला में अच्छे से काम हो सके। स्पेशल मतलब कहाँ पे, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए सिक्किम में। क्लियर। और एक और चीज़, गवर्नर के पास पावर हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी टाइम, किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को किसी भी टाइम डिसमिस कर सकता है, लेकिन ये तब करेगा जब या तो इसको, मतलब कि कौन बोलेगा, सीएम बोलते हैं, मतलब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, और मतलब जब कोई एक गलत केस में वगैरह में फंसा हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड सीएम होते हैं बोलते हैं कि आप इसको, या तो मिनिस्टर को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड सीएम कि आप या तो रिजाइन कर दो, या तो ये क्या करते हैं, कन्वे करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर इसको रिजाइन करवा, मतलब रिमूव कर देते हैं। गवर्नर कैन डिसमिस अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर ओनली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब नो कॉन्फिडेंस, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, यानी मेजॉरिटी खत्म हो गई है तभी। एडवोकेट, जिस तरह हमने अटॉर्नी जनरल देखा था, सेम उसी तरह ये भी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्लेजर के अंदर। और एक और चीज़, जो पर्सन क्वालिफाइड है जजेज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए, उसको हम एडवोकेट जनरल बना लेंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन चाहिए था ना अटॉर्नी जनरल के लिए, सेम इस तरह। जिस तरह अटॉर्नी जनरल दोनों हाउस में बैठ के बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, एड्रेस कर सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे, सेम यहीं पे भी है। स्पीक, टेक पार्ट, वोट नहीं कर सकते। क्लियर। 170 में अब स्टेट लेजिस्लेटर से ध्यान देना, अब 7 नहीं है, अब 6 है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से JNK से, क्योंकि अभी तो असेंबली भी नहीं बैठी है, लेकिन ये तो पक्का पता है कि जो दूसरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये नहीं रहेगा। क्लियर। और इन द रिमेनिंग स्टेट लेजिस्लेटिव कितना है, यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है बाकी में। क्लियर, ये भी लिखा हुआ है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल है द क्रिएशन और एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शुड पास ए रिजोल्यूशन। ध्यान देना, अगर मान लो आप बिहार, आप हो महाराष्ट्र, अगर आपका मन है, आप हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इनको मन है, इन पूरी बॉडी को मन है कि हमारे देश में एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो ये क्या करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से, ध्यान देना 2/3 मेजोरिटी, जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे एक रिजोल्यूशन। क्लियर, सबसे पहले पास करना होगा। क्लियर, और पास करके फिर प्रेसिडेंट को भेजेंगे, और फिर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होगा, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बोलेंगे, और पार्लियामेंट क्या कर देंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे सिंपल मेजोरिटी से। मतलब प्रेसिडेंट, देखो पार्लियामेंट का मन कैसे होगा, पार्लियामेंट में जब कोई केस स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया ना, इसका मतलब पार्लियामेंट का हाँ है, तो पार्लियामेंट क्या करेंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे। ध्यान देना, पार्लियामेंट का हमेशा हाफ नहीं होता है, ये इस केस के लिए है सिंपल मेजोरिटी। क्लियर, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज कितना हो सकता है, ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है 330, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना होगा, 111 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। क्लियर, ये लिखा हुआ है। बट हाँ, लेकिन ये भी है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर 40 से कम नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ध्यान देना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें नॉमिनेटेड बंदे भी आएंगे और इलेक्टेड बंदे भी आएंगे। क्लियर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्ट वोट होता है, इज इनडायरेक्ट एंड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। क्लियर।
और इसमें बताया गया कि जो 5th 6 होते हैं ना, 5 ऑफ द 6 जो टोटल मेंबर होते हैं ना, उसका 5th किसी स्टेट में, जैसे मेरे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका 5/6 भाग जो होगा ना वो इलेक्टेड होगा इनडायरेक्टली, लेकिन 1/6 भाग को कौन नॉमिनेट करेंगे? गवर्नर। ये ध्यान रखना है। अब बोलोगे भैया 5/6 बंदे आएंगे कैसे कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से आएंगे? ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। 5/6 बंदे आपको पता है ये होंगे इलेक्टेड, और 1/6 आपको पता है नॉमिनेटेड। तो 5/6 आएंगे कहाँ से? सबसे पहले ध्यान देना 1/3 मेंबर, ध्यान देना 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? म्युनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो ये चलो ये 1/3 यहाँ से आए। अब 1/12 कहाँ से इलेक्ट होंगे? कौन इलेक्ट करेगा? ग्रेजुएट्स लोग जो होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं, तो 1/12 यहाँ से आया। उसके बाद 1/12 कौन इलेक्ट करते हैं? टीचर्स, जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 यहाँ से आया। और हाँ 1/3 इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ, और देखो 1/3 और कहाँ से आएंगे? 1/3 आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल से आएंगे। इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? 12, 4 + 1 + 1 + 4, 10/12, तो 5/6 हुआ ना? समझ लो 1/3 कहाँ से आएंगे? 1/3 कौन इलेक्ट करेगा? म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/3 और कहाँ से आएंगे? सिंपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से आएंगे। 1/12 कौन होगा? ये होगा ग्रेजुएट्स जो लोग होते हैं ना वो वोट देते हैं। 1/12 कौन होगा? जो टीचर लोग होते हैं ना वो वोट देते हैं। क्लियर? टीचर वगैरह वोटर होते हैं, ग्रेजुएट वोटर होते हैं, क्लियर ना? तो ये 5/6 टोटल हो गया। क्लियर? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज कितना है? बिहार का है 75, और 78 है महाराष्ट्र का, 99 उत्तर प्रदेश का, कर्नाटका 75, इसका पता नहीं अब, तेलंगाना 40, आंध्र प्रदेश 50। द रिमाइंडर जो 1/6 मेंबर है ना वो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। किस बेसिस पे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और कोऑपरेटिव। ध्यान देना कोऑपरेटिव जो है ना वो एक्स्ट्रा है क्योंकि ये राज्यसभा में नहीं है वर्ड। क्लियर? कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन, ध्यान देना कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती बोनाफाइड और प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर जिसको नॉमिनेट करेगा, चलो गवर्नर की मर्जी है, कोर्ट इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं बैठाया जा सकता। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सॉरी ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो डायरेक्टली एमएलए डायरेक्टली चुने जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर होंगे और मिनिमम कितने होंगे? 60, लेकिन 2 एक्सेप्शन है कुछ, जैसे मिजोरम में और गोवा में कितना है? 40 है सिर्फ, और सिक्किम में सिर्फ 32 है। जनरली 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मिजोरम और गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है। क्लियर? और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500। तो उत्तर प्रदेश में देखो 403 है, वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 4th नंबर पे है 243। क्लियर? चलो यहाँ पे लिखा हुआ 7 जो सीट है वो SC के लिए रिजर्व है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में ये सब है। क्लियर? और जिसमें इसमें से 24 सीट जो है 111 में से 24 सीट है POK में। क्लियर? मतलब 87 + 24 जोड़ दो ना, 111 नहीं हो जाएगा। गवर्नर किसको नॉमिनेट कर सकते हैं? 1 में, जो कि अब हट चुका है, आपको पता है एंग्लो इंडियन वाला। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है 5 साल होता है, लेकिन उससे पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है अगर 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 पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिली। क्लियर? जो टर्म होते हैं 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है अगर अगर यहाँ पे प्रोक्लेमेशन हुआ इमरजेंसी का प्रेसिडेंट के द्वारा तो। क्लियर? और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, जिस तरह मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ना परमानेंट होती है, डिजोल्व नहीं करती है। ये वही बात लिखा है, इसमें भी वही है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजोल्व नहीं होती, लेकिन 1/3 मेंबर जो होता है एक्सपायर करता है हर दूसरे साल पे, जिस तरह राज्यसभा करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेड कौन होते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और काउंसिल के वही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, जिस तरह राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे वाइस गवर्नर जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सिटीजन होने चाहिए। क्लियर? और 25 एज नहीं होना चाहिए,
और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितना है 30 साल एज, मतलब काउंसिल के लिए 30 और जिस तरह राज्यसभा के लिए 30 नहीं, इस तरह यहाँ 30 और यहाँ 25, एमपी के लिए भी 25 चाहिए, मतलब लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30, यहाँ भी 30। और अदर क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट का मन होगा तो कर देगा यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिटवीन बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, ध्यान देना पावर कैसे सेम है, कंपैरिजन कैसे, ध्यान देना मनी बिल के लिए पोजीशन सेम है, मतलब यहाँ लोकसभा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव, लेकिन दूसरे बिल के लिए देखें नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा से बिल जाता है तो राज्यसभा के जितना बार मन हो रिजेक्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है। ध्यान देना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल गया, ये पहली बार क्या करेगा, पहली बार ध्यान देना लिखा है इज टू इंक्रीज इंटरपोज 3 मिनट इन केस ऑफ डिग्री सेकेंड नो पावर टू विथहोल्ड। सिंपल है, पहली बार देखो फॉर अदर बिल ओनली पावर ऑफ द काउंसिल इज टू इंटरपोज अ डिले ऑफ 3 मंथ इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट द बिल इज सेकेंड टाइम रेफर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दिस टाइम द काउंसिल हैज नो पावर टू विथहोल्ड द बिल फॉर मोर देन, पहली बार 3 मंथ फिर दूसरी बार 1 मंथ, इससे ज़्यादा विथ होल्ड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से बिल गया डिसएग्रीमेंट है 3 महीने तक डिले करो लेकिन फिर यहाँ जाएगा ही जाएगा। क्लियर। दूसरी बार फिर से भेजा 1 महीने तक ज़्यादा से डिले कर सकते हो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर। कोई ज्वाइंट सीटिंग कुछ भी नहीं। गवर्नर का वेटो पावर कहाँ कहाँ काम करता है। क्लियर। अगर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर आफ्टर द, ध्यान देना अगर गवर्नर के पास आया, क्योंकि दोनों हाउस से पास हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अब जाएगा ना जैसे प्रेसिडेंट के पास जा रहा था गवर्नर के पास, तो गवर्नर क्या क्या कर रहा है, ये तो एक तो सिंपल साइन, दूसरा विथ होल्ड। क्लियर। और थर्ड डिक्लेयर हिज विथ होल्ड हिज असेंट टू द अदर देन, मतलब मनी बिल विथ होल्ड कर लेगा लेकिन अगर मनी बिल नहीं हुआ तो। क्लियर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिल को रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर। अब देखो सच रिजर्विंग इज कंपल्सरी व्हेन द लॉ इन क्वेश्चन वुड डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ हाई कोर्ट, अगर कुछ ऐसा होगा कि हाई कोर्ट के पावर को छीन रहा है ऐसा कुछ भी, तो पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट, जैसे ऑर्डिनेंस, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता था ना सेम वही पावर है जैसे प्रेसिडेंट कैसे करता था। देखो ऑर्डिनेंस का मतलब है कानून बनाना, कानून बनाने का काम है लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ कानून अगर कोई एग्जीक्यूटिव बना रहा है जैसे गवर्नर या प्रेसिडेंट तो थोड़ा खतरनाक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेचर है कहीं ना कहीं एब्सेंट है, तो इधर अगर लोकसभा एब्सेंट है और राज्यसभा तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एब्सेंट है तो गवर्नर क्या करती है, सबसे पहले कोई कानून बना लेती है। क्लियर। तो सबसे पहले गवर्नर क्या अकेले करेंगे, नहीं, गवर्नर एड एंड एडवाइस लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ आप ये नहीं समझना असेंबली नहीं। क्लियर। और ऑर्डिनेंस को क्या ऑर्डिनेंस एक बार ही आ गया तो आ गया, नहीं, आपको 6 वीक के अंदर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिस दिन बैठी उसके 6 वीक के अंदर आपको उसको पास करवाना होगा। जैसे नहीं पास करवाया तो गया, आपका बिल गया, वही लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस सीजेस टू इफेक्ट आफ्टर 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ री असेंबली अनलेस डिसअप्रूव अर्लियर बाय द लेजिस्लेचर। हो सकता है इससे पहले अगर 6 हफ्ता के जिस दिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठा उसके 6 वीक के अंदर अगर पास कर दो तो ठीक है, और नहीं पास कर तो गए। तो आप बोलेंगे कि अगर बंदा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग पहले दिन हुई और उसी दिन इसने डिसअप्रूव कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, उसी दिन से हट जाएगा। क्लियर। गवर्नर हिमसेल्फ इज कॉम्पिटेंट, गवर्नर का जब मन हो तब हटा लेगा। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन पावर ऑफ द गवर्नर कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट लिस्ट 2 and 3, ऑब्वियसली क्योंकि यूनियन वाले में थोड़ी बनाने जाओगे। गवर्नर कैन नॉट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन, ध्यान देना कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे विदाउट प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के आप प्रोमलगेशन मतलब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर ही नहीं सकते। कैसे, ए बिल कॉन्टेनिंग ए सेम प्रोविजन विल रिक्वायर द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर। ए बिल जिसमें क्या हो सेम प्रोविजन हो जिसके लिए प्रीवियस सेंस, ध्यान देना अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि ये बिल आपको, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करा है तो ये में लिखा हुआ है कि आप पहले प्रेसिडेंट से प्रीवियस सैंक्शन लोगे तभी आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, तो आप पहले कैसे कर दोगे, लिखा हुआ है साफ साफ।
क्लियर, ये लिखा है बिल इज रिक्वायर्ड टू रिजर्व, हाँ ये भी, अगर बिल में लिखा हुआ है कि अगर ऐसे केस में रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तो आपको रखना पड़ेगा। क्लियर। अब कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव के प्रिविलेज, ये मैंने आपको बताया था ना, 2 टाइप की प्रिविलेज होती है, एक इंडिविजुअल को, एक होता है मतलब एक होता है कलेक्टिवली, तो वही सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, पनिश कर सकती है किसी को जो ब्रीच किया। और ईच हाउस इज सोल जज ऑफ द क्वेश्चन वेदर दिस प्रिविलेज हैज बीन इन्फ्रिंज, कोर्ट हैज नो जुडिडिक्शन नहीं है, नो हाउस इन लेजिस्लेशन कैन क्रिएट एनी न्यू प्रिविलेज फॉर इटसेल्फ, नहीं ऐसे कोई नहीं कर सकते। कोर्ट कैन डिटरमाइन वेदर हाउस पोजेस ए पर्टिकुलर प्रिविलेज, ये कर सकती है। चलो इतना ही है, बाकी जो प्रिविलेज है ना वो दोनों में सेम है। ये लिखा हुआ ईच हाउस इज सोल जज ऑफ द क्वेश्चन वेदर एनी ऑफ इट्स प्रिविलेज हैज बीन इन्फ्रिंज, मतलब प्रिविलेज अगर भंग हुआ है तो कह सकते हैं, कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि नया आप प्रिविलेज कर सको कि ये मेरा नया प्रिविलेज है कि मेरे से कोई बोल भी नहीं सकता, तो इसमें तो कोर्ट को आना ही पड़ेगा। बस यही है। थैंक यू सो मच। और आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कर सकते हो। और जो यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मुझे लगेगा तो आप लिखना क्या लिखना कमेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC। चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।